साथ मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, अंदर की खबर रखते हैं, सीनियर साफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब, आपने हमें वक्त दिया। बेग साहब, हकीकत क्या है? ये जो बात जो फार्म है कि जी ये गवर्नमेंट क्या नेशनल गवर्नमेंट बन रही है, दिस एंड दैट, मुझे लगता है इसी तनख्वाह पे काम चलता ही रहेगा, या आप समझते हैं कि नहीं जो मुक्तदिरा है वो कुछ मुतमिन नहीं है? क्या खबरें हैं बेग साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली तो जो अलामा साहब की स्टेटमेंट है वो बहुत ही अजीब सी है। उनका इतना बड़ा साइज या उनकी ये सलाहियत नहीं है कि वो मौजूदा गवर्नमेंट को शायद हिला भी सके। गिराना तो बड़ी दूर की बात है। एक सीट पे वो अपोजिशन लीडर बने हैं और वो जिस तरीके से मेन लाइन में आए हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, वो अजूबा या चंबा या एक हादसाती तौर पर वो बन गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल तो आपको इसी गवर्नमेंट से ही और इसी निज़ाम के तहत ही आपने चलना है। आगे जाके अगर इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से पहले कोई फॉर्मेशन चेंज होती है तो वो अभी फिलहाल तो कोई उसका जिक्र फिक्र नहीं है। जहाँ तक बात है कि जी गवर्नमेंट परफॉर्म कैसे कर रही है, वो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। परफॉर्मेंस बेस्ड जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा कर रही है या नहीं, इसके ऊपर फिर कभी आप सवाल करेंगे तो वो भी जवाब देंगे आप। अच्छा, ये फरमाइएगा, बेग ये साहब, जो बानी खबर पीटीआई जो है उनके बारे में सवाल कर लेते हैं कि बानी जी पीटीआई को मियां साहब इलाज के लिए जो है वो पिम्स लाया जाता है, पहले भी लाया गया, अब भी लाया गया और प्रोसीजर करा के जो है वापस ले जाया गया है। और इस हवाले से उनका मुतालबा ये है कि उनकी मर्जी के डॉक्टर्स जो है उनसे इलाज कराया जाए। आप देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई बर्फ पिघलेगी या बानी पीटीआई किसी हॉस्पिटल में मुंतकिल होते हुए नजर आ रहे हैं या बनी गाला मुंतकिल होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं मियाँ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी जो आंख का इलाज है वो बड़ा उससे मेरा ख्याल में डॉक्टर भी और वो खुद भी शायद मुतमिन है। कोई इतना सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है उनकी सिचुएशन आंख की। रह गया बात उनको कहीं मुंतकिल करने का, तो मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में ऐसा कोई चीज़ नहीं होने वाली जिससे वो कहीं हॉस्पिटल बनने का, तो खैर बहुत दूर की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। उनको इसी तरीके से ही अदयाला जेल में रहना पड़ेगा और अपने जो मजीद केसेस हैं उनको भी फेस करना पड़ेगा। और ये बुशरा बीबी के हवाले से भी कुछ उनके भी शिफ्टिंग की बातें हो रही थी, तो ये हवा में ही है, बस ऐसे ही है बेग साहब? देखिए, उनको एक चांस दिया गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, कि वो थोड़ा बिहेव करेंगी तो शायद थोड़ी सी लचक और मिल जाए, लेकिन उन्होंने वहां से सीधा केपी के जाके और फिर वो 26 नवंबर जो आपके सामने इस्लामाबाद में खेल खेला गया, इनको हसनत दाल में रोक के मैसेज दिया गया, पीटीआई के लोग गए कि जी ये नेगोशिएशंस और आप आगे ना जाएं। लेकिन इसके साथ क्योंकि मुसल्ला जत्थे बहुत ज्यादा थे, ये वहां रुकी नहीं और ये इस्लामाबाद तक चढ़ दौड़ी और ये समझ रही थी कि शायद मैं गवर्नमेंट और स्टैब्लिशमेंट को गिरा के इस्लामाबाद पे कब्जा कर लूंगी। तो वो जब आपको कुछ चीज़ें अचानक और बिला वजह मिल जाएं तो आप थोड़ा सा अपने साइज से बाहर आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आइंदा कोई सहूलत या कोई रियायत उनको नहीं मिलेगी। अच्छा बेग साहब, जरा थोड़ी सी बात केपीके की कर लेते हैं। लेकिन बेग साहब, ये तो ठीक है, सहूलत या रायत नहीं मिलेगी, ये बात हो भी रही है। लेकिन हुकूमत के बयानात जो हैं, हुकूमती जो अरकान हैं, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने बयान कुछ और दिया, फिर बाकी फैसल वाडा साहब ने उनको काउंटर किया। इस तरह के बयानात फिर जो थे, इनमें कुछ था या वैसे ही क्यासा रहियां थी, या हुकूमत चाहती है कि वो बानी पीटीआई के साथ जो है वो मुज़ाकरात करे या डील दे? ये भी बातें हो रही हैं कि हुकूमत चाहती है लेकिन मुक़्तदरा नहीं चाहती, इसलिए हुकूमत जो है इस तरह की बातें कर रही है। और साथ साथ ये भी बातें जो है वो सामने आने लगी कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं बड़े एक्टिव हो चुके हैं, ईद के बाद बड़ी तब्दीलियां आने लगी हैं। और ये भी बात सामने आने लगी कि ईद के बाद शायद जो काबीना है वो आगे पीछे हो और या कोई नई हुकूमत की तरफ बातें हो रही हैं। ये सारी क्या सा रही हैं सर? बिल्कुल जी, इसमें कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि ये निज़ाम अगर किसी ने भी छेड़ने की कोशिश की तो सारी बसात जो है वो लिपट जाएगी। इसलिए सबको इसी तनख्वाह पे ही काम करना है और इसी तरीके से ही काम करना है जो एक स्क्रिप्ट इनके हाथ में मौजूद है।
जहां तक बात है कि जी कोई डायलॉग या कोई कंसेशन या कोई रियायत या एनआरओ या उस बानी को कोई, वो बिल्कुल नहीं है, वो ना होगा। उसके पास एक ही तरीका है कि वो कोर्ट्स में जाए, उसकी अपील्स मंजूर हों, अदरवाइज और कोई शॉर्टकट उसके लिए नहीं बचा। जहां तक बात आप समझते हैं कि जी जिनका आपने जिक्र किया कि वो कुछ ईद के बाद कुछ कर लेंगे, वो आगे बहुत कुछ कर रहे हैं, वो सबको पता है क्या कर रहे हैं। लेकिन ये जो बानी वाली डील और ढील है ना, ये उसके भी बस से बाहर है। लिहाजा अच्छा, इसको मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में कोई रियायत मिलने वाली तो नहीं। सर सुहेल अफरीदी साहब क्या करते फिर रहे हैं? वो तो एक फोर्स बनाते फिर रहे हैं और उसमें उसकी पार्टी जो है उनकी, वो उनकी मुखालफत कर रही है, लेकिन वो ईद के बाद इस पर हल्फ लेने जा रहे हैं। 22 तारीख को उन्होंने हल्फ लेना था लेकिन वो मुअख्खर हो गया और इस पर हल्फ लेने जा रहे हैं। वो इस तरह ऐसे लग रहा है जैसे मक्ती बानी बना रहे हैं। क्या वो अपनी सीट बचाने के चक्रों में है या वाकईतन इश्क इमरान में वो मैदान में कूदना चाह रहे हैं? देखिए, हल्फ तो हर फौजी और हर पुलिस वाला और हर यूनिफॉर्म वाला भी लेता है और जजेस भी लेते हैं। तो हल्फ शल्फ ले ले, बना ले अपनी फोर्स, उसका इंजाम भी इनके सामने आ जाएगा। आप रियासत के खिलाफ कोई जत्था ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं करते जो रियासत को डरा सके या धमका सके। तो इसके बहुत सारे मिसालें मौजूद है हिस्ट्री में। ये क्योंकि अभी नए-नए सीट पे बैठे हैं और जिस तरीके से इनको सीट पे बैठाया गया, इनको शायद ग्राउंड रियलिटी अभी तक समझ नहीं आई। वो आ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो थोड़े दिन गुज़रेंगे, इनको समझ आ जाएगी। ये अच्छा, वो शौक भी पूरा कर लें, ये पहले भी कर चुके हुए हैं, बहुत बार इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर चुके हुए हैं। ये जो सियासत का ये तरीक़ाकार है कि आप जत्थे या फ़ोर्स बना लें, ये सियासत नहीं है। इससे फिर आप रियासती इदारों को धमकाएँगे नहीं, वो उनका जो रिएक्शन होगा, वो 26 नवंबर को जब इन्होंने फायरिंग की इस्लामाबाद में इनके जत्थों ने, और जवाब में जब रियासती इदारों ने फायरिंग की, जब उनके लोग मरे यूनिफ़ॉर्म में, तो उसका हाल आपने देख लिया था। ये जूते, गाड़ियाँ, बिस्तरे हर चीज़ छोड़ के भाग गए थे। तो ये नहीं करना चाहिए। रियासत और रियासती इदारों को जब आप चैलेंज करेंगे तो रियासत रिएक्ट करेगी, और वो जो रिएक्शन होता है वो ब्रूटल होता है। उसमें फिर ये नहीं देखा जाता आगे कौन है। अच्छा बेग साहब, एक तो ये बात दुरुस्त है, जाहिर है होना भी नहीं चाहिए, अमन व अमान तो कायम रहना चाहिए, पीसफुल स्ट्रगल हो। मगर एक जो पहलू है, ज़रा इस पर भी गौर फरमाएं, इस पर आप बात करते भी रहते हैं। जो मैशत का महाज है और जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है, इसे कुछ लोग होप खुद जो इनका है प्लानिंग कमीशन ने तो खैर मेरा ख्याल है वो सही फिगर नहीं दी 29% गुर्बत की लकीर से नीचे, बल्कि अगर वर्ल्ड बैंक देखें तो वो कुछ 40-45-50% लोग हैं। तो कर्जा ले रहे हैं, बैंकों से महंगे कर्जे उठा रहे हैं। हुकूमत तो बेग साहब इनसे चल नहीं पा रही, भले ठीक है इनकी पुश्त पे मजबूत लोग हैं या मजबूत इदारे हैं, बट यू नो डिलीवरेंस तो बेग साहब कहीं नजर नहीं आती। हाउ फॉर इट कैन कंटिन्यू आपकी दानिश में बेग साहब? देखिए, ये बजट तक काजी साहब अगर इसको संभाला नहीं लेते और आईएमएफ से जान नहीं छुड़ाते, और अगर ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब नेक्स्ट आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान को ले जाते हैं, तो फिर आपके मुल्क के हालात बहुत ही मुख्तलिफ होंगे, फिर संभाले नहीं जाएंगे। क्योंकि मईशत अगर आप बेहतर नहीं करते, इंडस्ट्री को बेहतर नहीं करते, बिजनेसमैनों को थोड़ा सा कुशन आप नहीं देते कि वो चला सकें, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 24-25% पे पहुंच चुकी हुई है। उसकी बेसिक वजह यह कि इंडस्ट्री बंद है, कारोबार बंद है ऑलमोस्ट। तो ये पॉलिसीज आपको बदलनी पड़ेंगी। ये देखें, ये इस जैसे लोग जो है फाइनेंस मिनिस्टर जैसे, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल हिटमैन। आप कैसे अवाम को मद्देनजर के पॉलिसी बना दें, आप कैसे अवाम के और बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ कोई ऐसी पॉलिसीज बना लें। आप देखिए एग्रीकल्चर की पॉलिसी कैसे बनाई गई, एग्रीकल्चर मशीनरी पे ड्यूटी लगा दी गई, उसके जो रिकंडीशन इक्विपमेंट है उसको बैन कर दिया गया। मतलब रिकंडीशन गाड़ियां आ सकती हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी नहीं आ सकती। मतलब ये कोई सेंस नहीं मानती। तो मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को और जो हमारे पॉलिटिकल लोग इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, उनको सोचना चाहिए। उन्होंने फिर भी अवाम के पास जाना है। अगर अवाम इस तरीके से रौंद दी जाएगी कि उनके पास खाने के पैसे ना हो, नौकरी ना हो, बच्चे घरों पे बेरोजगार बैठे हो, तो उसका रिएक्शन बड़े खौफनाक आएगा। तो ये मैं यही यही यानी मैं जो सवाल का दूसरा हिस्सा लेकिन था। बेग साहब इसका रिएक्शन आप कह रहे हैं खौफनाक आएगा। आलमी इदारे कह रहे हैं कि हमें आईएमएफ का एक और प्रोग्राम लेना पड़ेगा और ये भी आलमी बैंक के सदर ने कहा कि 3 करोड़ नौकरियां पैदा करनी पड़ेंगी वरना अनरेस्ट पैदा हो जाएगी।
अगर बजट तक ये इकदाम नहीं होते, हमारा जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है वो बेहतर नहीं होता, 300 अरब रुपए से जायद का जो है शॉर्टफॉल है, उससे ज्यादा शॉर्टफॉल हो जाता है, सर्कुलर डेट हमसे नहीं संभलता, तो फिर बजट के बाद आप क्या तस्वीर देख रहे हैं? क्या कोई तब्दीलियां माशी टीम में हो सकती हैं या बहुत बड़ी तब्दीलियां भी आ सकती हैं? देखें, माशी टीम तो अगर इतनी अच्छी होती तो आपका ना शॉर्टफॉल होता। आपने हर तरीके का टैक्स लगा के देख लिया, रेंजर्स, पुलिस, पर्चे इंडस्ट्रियलिस्टों पे, बिजनेसमैनों पे काटे, आपका जो गैप था, शॉर्टफॉल कवर ना हो सका। इतनी ज्यादा हैवी टैक्सेशन जो है वो बिजनेस को किल कर देती है। 58% आपके टैक्सेस हैं, फिर उसके बाद आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, फिर उसके बाद आ जाता है एडवांस टैक्स, फिर उसके बाद आ जाता है सुपर टैक्स। इसका मतलब कि आप पाकिस्तान में किसी को कारोबार करने ही नहीं देंगे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह सारी इंडस्ट्री बंद हो गई, कारोबार लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, क्योंकि हैवी टैक्सेशन किसी मुल्क में बिजनेस को चलने नहीं देता, और वो हमारे यहाँ हो गया। अब अगर आपने पॉलिसी ना बदली और पॉलिसी वो डिफरेंट ना किया, सेपरेट ना किया, उसमें पॉलिटिकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हुई, सिर्फ बाबू ये बजट बनाएंगे, तो मैं जो पिक्चर देख रहा हूँ वो बड़ी खौफनाक है। बेग साहब, बहुत अल्लाह बड़ी ताला खबर उससे दी आपने, बहुत बड़ी खबर दी है कि जो मईशत जो है वो असल में असल अपोजिशन हुकूमत की। बहुत शुक्रिया जनाब मोहसिन बेग साहब, हमें जो है एनलाइटन कर रहे थे, और ये यही लगता है कि बजट के बाद यहाँ अपोजिशन तो कोई ख़ास हमें नहीं मुतारक नज़र आती, और उसमें कोई जान इतनी नज़र नहीं आती। अगर है भी तो वो जो उनमें रेजिस्टेंस की इतनी ताब नहीं है, मगर ये मईशत लेके बैठ सकती है हुकूमत को, ये है बेग साहब का ख्याल। और मेरे ख्याल में ये करीने क्यास भी है और हकीकत के करीब ही है।